बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके एनएमआर के चैप्टर में C13 के हवाले से भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। जिस तरह हमने प्रोटॉन एनएमआर की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज डिस्कस की थी, उसमें हमें पता चला था कि मुख्तलिफ प्रोटॉन नेचर के प्रोटॉन्स की ख़ास केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं, और उन ख़ास वैल्यूज से हम उस प्रोटॉन की एनवायरनमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसकी नेचर में किस किस्म के एटम, हेटेरो एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। हमें उसकी इंफॉर्मेशन हो जाती थी। ठीक हो गया। उसी तरह C13 में भी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज जो हैं, इनकी खास रेंजेस हैं, और उन रेंजेस की वजह से हम कंपाउंड्स के नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के हवाले से ले सकते हैं। कि ये इसने समराइज किया है कि जैसे ये मिथाइल कार्बन, ये मिथाइलिन है, ये मिथाइन है, और ये क्वाटरनी कार्बन है। ये चारों कार्बन जो है वो यहाँ पे इस रेंज में मौजूद होती हैं, 8 से लेके 60 की रेंज में। फिर जो आपकी sp3 हैबिडाजी कार्बन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ी हो, क्लोरीन से जुड़ी हो, ब्रोमीन से जुड़ी हो। ठीक हो गया। ये आपकी जो है वो नाइट्रोजन वगैरह भी इसी कैटेगरी में आ जाती। नहीं, नाइट्रोजन से जुड़ी कार्बन भी इसी में ही है। ये आपकी 40 से लेके 65 की रेंज में, बल्कि 25 से शुरू होती है। 25 से लेके 65 की रेंज में आपका CBr और CN आ जाता है। जो क्लोरीन और ऑक्सीजन है वो आपकी थोड़ा बड़ी रेंज में, 35 से लेके 80 की रेंज में। ये 35 से 80 की रेंज में क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन और कार्बन ऑक्सीजन की जो नेबर में होती है वो 35 से 80 है। कार्बन ब्रोमीन के साथ और कार्बन नाइट्रोजन वाली जो है वो ये 25 से 65 की रेंज में आ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड वाली है वो 65 से 90 जरा सेपरेट हो गई। उसके बाद जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, यानी sp2 हैबिडाइज्ड कार्बन है, या एरोमेटिक रिंग वाली जो कार्बन है, ये सारी 100 से स्टार्ट होती हैं और 175 तक ये चली जाती हैं। और जो कार्बोनाइल वाली कार्बन है वो एसिड है, वो एस्टर है, वो अमाइड्स हैं, वो एनहाइड्राइड्स हैं, वो एसिड हैलाइड्स हैं। ठीक हो गया। वो सारे जो हैं वो 155 से लेके 185 की रेंज में। और अल्डिहाइड या कीटोन जो है ये 185 से लेके 220 की रेंज में आते हैं। तो यानी इनकी केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यूज भी फिर इसी को उसने इस अंदाज से भी दिया हुआ है। यहाँ से भी आप वही देख सकते हैं कि जनाब 8 से लेके 60 तक ये आपके sp3 वाली एलिफेटिक वाली हैं। ठीक हो गया। बल्कि ये CI को भी साथ मिला लें। ठीक है। 60 तक जो है। फिर जो ब्रोमीन और नाइट्रोजन वाले हैं वो 25 से 65 तक है। क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो 35 से 80 तक है। ट्रिपल बॉन्ड वाली 65 से 90 हो गया। डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N और बेंजीन वाले ये सारे 100 से 175 की रेंज में आ गए। और फिर जो है वो कार्बोनाइल एस्टर का, एसिड का, अमाइड का, एसिड हैलाइड का, एनहाइड्राइड का, ये सारे 185 से 155 से 185 की रेंज में। और जो कीटोन या अल्डिहाइड के कार्बोनाइल की कार्बन है वो 185 से 220 की रेंज में आ जाते हैं। ठीक हो गए। तो ये डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं जो हमें स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, और इम्पोर्टेंट भी कह लें, और लॉजिकल शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमारे पास आम जो आपका प्रोटॉन एनएमआर है वो उसकी जो स्केल था वो 0 से स्टार्ट होता था और 12 तक जा रहा होता था, और ये 220 तक जा रहा है। 0 से लेके 220 तक इसकी जो रेंज है वो चल रही है C13 वाले की ना। तो ये सेकंड पैराग्राफ में उसने इसी की बात की है कि प्रोटॉन एनएमआर जो है, यानी C13 की केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो 20 टाइम्स लार्जर है प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से। ठीक है जी। तो उसका स्केल 0 से 12 पे खत्म हो जाता था, और ये जो है वो तकरीबन 0 से शुरू हुआ है और 220 पे जाके खत्म हुआ है। ठीक है। तकरीबन 20 टाइम्स बड़ा स्केल है केमिकल C13 का, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज का। ये क्यों होगा ये, अब इसी को हम सवाल बना लेते हैं। इसकी क्या रीजन है? इसी पैराग्राफ में इसका आंसर उसने दिया हुआ है कि आंसर वजह ये है कि जितने भी आप प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तो जो हेलोजन एटम था, जैसे ये हेलोजन है, इसका प्रोटॉन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है दो बॉन्ड के थ्रू ना।
यानी एक बाड पे कार्बन है, दूसरी बाड पे प्रोटॉन है, इसने कार्बन को इफेक्ट करना है, कार्बन के थ्रू फिर प्रोटॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इफेक्ट आना है। तो वो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से वो जो डाउन फील्ड लेके जाता था इतना ज्यादा खींच के नहीं ले जा पाता था, और स्केल जो है वो 12 से हमारा आगे मूव नहीं करता था। लेकिन सी कार्बन के अंदर वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से तो खुद डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका असर तो कार्बन के ऊपर डायरेक्ट फील हो रहा है ना, और बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। कि प्रोटॉन का इससे डिस्टेंस 2 बाड का फासला है, और कार्बन का तो डायरेक्ट एक ही बाड उसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से वो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है उसको खींच के बहुत आगे बड़ी वैल्यू तक ले जाता है, जिसकी वजह से हमें स्केल को बढ़ाना पड़ता है ताकि हम सारे वैल्यूज को कवर अप कर सके। ठीक हो गई। तो ये मेन इसकी रीजन बनती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट रखता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर वो थ्रू 2 बाड्स इफेक्ट रखता है। इस वजह से प्रोटॉन वाले का जो स्केल है वो इतना लंबा नहीं है, और प्रोटॉन जो C13 उसका स्केल ज्यादा लंबा है। अच्छा, दूसरे ये भी है कि जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, एनएसोट्रॉपिक इफेक्ट वगैरह सारे थे प्रोटॉन में, वो यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन बात वही है कि वहां पे इफेक्ट अपनी जगह, और यहाँ पे यही इफेक्ट ज्यादा कह लें शिद्दत के साथ है, जिसकी वजह से आपकी जो वो डाउन फील्ड उनकी जो शिफ्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। जैसे लेकिन ये प्रोड्यूसेस द सेम डी शील्डिंग इफेक्ट इन कार्बन एनएमआर एज इन प्रोटॉन एनएमआर। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोड्यूसेस अ लार्ज डाउन फील्ड शिफ्ट। ठीक है, कि C13 के केस में जो प्रोटॉन के मुकाबले में शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है। ओके हो गया जी। यहाँ तक ये आपका एक MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा एक और ये पॉइंट इसने दिया हुआ है कि कार्बन में तो था ना, प्रोटॉन एनएमआर में ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट था प्रोटॉन के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो दूर होता जाता था इफेक्ट उसका कम होता जाता था, और वो यानी करीब वाला डाउन फील्ड है, जो दूर वाले हैं वो अप फील्ड होते थे। ठीक हो गया। लेकिन C13 में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट चलता है। किस तरह? जैसे ये देखें कि ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी है, तो इसे उसने डाउन फील्ड 61.9 पे ले गया। अच्छा, उससे आगे वाला उससे कम होगा, 32.8 हो गया। अगले वाला उससे कम हो गया, 25.8 हो गया। लेकिन उससे अगले वाला उससे ज्यादा है, वो 32 पॉइंट पे चला गया। उससे आगे कम है, 22.8, फिर 14.8। तो ये एक दरमियान में ज्यादा वाला काम भी आ जाता है। ठीक है, उसकी क्या रीजन हो सकती है? इसको हम वैसे हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पार्शियल माइनस है ना, इसके साथ ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव के साथ फिर पार्शियल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब शील्डिंग हो रही है, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब डी शील्डिंग हो रही है, फिर नेगेटिव का मतलब शील्डिंग, फिर डी शील्डिंग। यानी पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव थी ना, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक रिदम चल रहा होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव का। तो लेकिन ये है, जरूर है कि इसके करीब ये इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर होता जाएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला इफेक्ट है वो काफी कम होता जा रहा होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कार्बन का एक ना एक डाउन फील्ड है, फिर अप फील्ड है, फिर डाउन फील्ड है, फिर अप फील्ड है। इस तरह का सीन जो है वो हमें मिल जाता है C13 वगैरह के केस में। ठीक हो गई। एक पॉइंट हो गया जी। एक लास्ट इसी में हेडिंग के नीचे एक हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि जो कार्बोनाइल की कार्बन है उसमें कार्बोनाइल की जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O उसमें होता है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप का जिक्र किया हुआ है यहाँ पे। तो उसमें है, और दूसरा उसमें एनआइसोट्रॉपी है, एनआइसोट्रॉपी का इफेक्ट भी मौजूद है उसमें। उसमें कार्बोनाइल का हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट भी मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसका इफेक्ट भी मौजूद है। तो ये यहाँ इस पहले पैराग्राफ में ये कार्बोनाइल ग्रुप के हवाले से ये डिस्कशन की हुई है। तो ये सारी बातें आप उसमें अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसमें आप बता सकते हैं। और वही पॉइंट जो अभी पीछे हम डिस्कस करके आए थे ये अगले पैराग्राफ के एंड पे कि कार्बन 0 से 220 और वो 0 से 12 की शक्ल में इनके जो स्केल्स हैं उनकी रेंजेस चल रही होती हैं। ठीक हो गए। अच्छा, ये तो बातें होगी हमारी जो रूटीन में है ना, ये कहाँ कहाँ इनकी केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक हो गया। एक ये कि कैलकुलेशन भी है, हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कुछ बेसिक्स रूल भी साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं
कि एक अननोन कंपाउंड के हवाले से उसकी हमने केमिकल शिफ्ट वैल्यू कार्बन की निकालनी हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे उसने ये एग्जांपल दी है कि मिथाइल ग्रुप जो है, अगर इप्सो जो कार्बन होगी वो 9.3 है, आर्थो पे 0.7 है, मेटा पे -0.1 है, और पैरा पे -2.9 है। यानी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जहाँ आनी चाहिए उसमें अगर वो पैरा पे है तो -2.9 वो माइनस हो जाएगी, मेटा पे वो -0.1 यानी कम हो जाएगा, आर्थो और इप्सो पोजीशन जो है उन पे आर्थो पे 0.7 बढ़ जाएगा और इप्सो पे 9.3 बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी को उसने एक्सप्लेन किया, ये नीचे एग्जांपल लेके, ये आप डाइमिथाइल बेंजीन ले लें, मेटाजाइलिन भी इसको हम बोलते हैं ना जनरल में। अच्छा, इसमें अब 6 कार्बन है। ठीक हो गया। इप्सो पोजीशन हम कहते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को इप्सो कार्बन या इप्सो पोजीशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ये कार्बन नंबर 1 जो है इसमें बेस वैल्यू इसकी 128.5 है, यानी जो बेंजीन रिंग वाली कार्बन होती है उसकी 128.5 उसकी वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की। ठीक हो, ये बेसिक है। अब इसमें इप्सो पोजीशन की वजह से 9.3 उसमें प्लस हो गया। ठीक हो गया। और फिर मेटा मेटा पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़न। ठीक हो। तो मेटा की वजह से वो -0.1, यानी इस मिथाइल के मेटा इफेक्ट की वजह से इस 1 पोजीशन के से वो मेटा पोजीशन पे है ना, तो मेटा इफेक्ट की वजह से वो -0.1 हो गया। ओवरऑल आंसर 137.7 निकला है। ठीक हो गई। इस तरह कार्बन नंबर 2 को देखते हैं, बेस वैल्यू इसकी 128.5 है, फिर आर्थो 2 है ना, इस कार्बन के इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो दो आर्थो पोजीशन पे मिथाइल, दो आर्थो के वो प्लस हो के 129.9 हो गया। C3 जो है वो बिल्कुल 1 की तरह ही है। ठीक हो गया। C4 जो लेंगे तो वो भी आपका ये C4 है, उसके एक तरफ बेस वैल्यू उसकी 128.5 है, आर्थो उसकी आर्थो पे मिथाइल है 0.7, और इसके पैरा पे मिथाइल है वो -2.9, तो उसका रिजल्टेंट ये बना, टोटल सम अप हो गया। और जो C5 है ये वाली पोजीशन, ठीक होगा, इसकी इधर भी मेटा और इधर भी मेटा, बेस वैल्यू के साथ दो मेटा पे मिथाइल है, तो बेस वैल्यू दो मेटा इकट्ठे किए तो ये रिजल्टेंट बन गया। और C6 जो है वो बिल्कुल C4 की तरह ही है, ये C6 के आर्थो पे मिथाइल है और C6 के पैरा पे मिथाइल है, इसका आंसर भी वही निकलेगा। कहते ये तो अब वो है जो हमने कैलकुलेट की हैं, और आप जो ऑब्जर्व है उसको देखें तो C1 की 137.6 आई है, हमने 137.7 कैलकुलेट की, और जो स्पेक्ट्रम में आती है वो 0.6 के साथ आती है। फिर हमने 129.9 कैलकुलेट की थी C2 की, और जो ऑब्जर्व हुई है वो 130.3 हुई है, 130 हुई है। इस तरह हमने 126.3 कैलकुलेट की थी, वो 126.2 ऑब्जर्व हुई है। 128.3 कैलकुलेट की थी और वो 128.2 ऑब्जर्व हुई है। तो यानी हम अननोन कंपाउंड की जो कार्बन्स हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसमें आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा चांस है कि C13 की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे की जा सकती है, तो उसमें ये एग्जांपल आप डाइमिथाइल बेंजीन की इन वैल्यूज के साथ पुट करके सॉल्व करके उसे बता सकते हैं कि ये इस तरह कैलकुलेट हमने की है, और जो ऑब्जर्व हैं उनके ये पास पास ही हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं आता।